हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डॉक्टर हुदाज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है फार्माकोलॉजी की शुरुआत। और फार्माकोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखेंगे अभी कि हम किस तरीके से ड्रग्स का इवेल्यूएशन करते हैं। अलग अलग उसमें आप टॉपिक्स देखेंगे, जैसे एनिमल स्टडीज़ देखेंगे टॉक्सिकोलॉजी के अंदर, फार्माकोथेरेपेटिक्स देखेंगे ह्यूमंस के अंदर, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की देखेंगे अगेन ड्रग के एफिकेसी और सेफ्टी और पोटेंसी को बताने के लिए। तो ये तमाम तरह की चीज़ें होंगी। यानी आपके हाथ में अगर एक ड्रग है तो आप बिना फार्माकोलॉजी के हेल्प के ये नहीं बता सकते कि उसका काम कैसे होगा, वो काम कहाँ करेगा, उसके यूजेस क्या होंगे, उसके साइड इफेक्ट्स क्या आएंगे, उसका मैकेनिज्म क्या होगा, ड्रग इंटरेक्शंस क्या होंगे। Without the help of pharmacology, without the intervention of pharmacology, you will not be able to conclude कि ड्रग का क्या रोल है हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम में। तो एक सिंपल डेफिनेशन समझ लेते हैं फार्माकोलॉजी की। सो फार्माकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। आप इसकी स्टडी क्यों करते हैं? तो आप अगर इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये टर्म निकल करके आएगा फार्माकोन और एक टर्म निकल करके आएगा लोगस, यानी स्टडी ऑफ ड्रग्स। सो फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स। नाउ स्टडी ऑफ ड्रग्स के अंदर क्या, आप ड्रग्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे कि उसका क्या एक्शन है। एक्शन कहां पर? तो ऑब्वियसली ड्रग्स हम अपने लिए यूज कर रहे हैं, अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम में उस ड्रग को हम अलाउ करेंगे एडमिनिस्टर करने के लिए, तो हम अपने फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर उसका एक्शन देखेंगे ना। वो जो एक्शन आएगा ड्रग का या ड्रग के ऊपर, देखिए दो चीजें होंगी इसमें, या तो आप उस ड्रग के साथ कुछ करेंगे या फिर ड्रग आपके साथ कुछ करेगा, राइट। तो अगर आप ये देखेंगे कि ड्रग का इफेक्ट क्या आ रहा है हमारे बॉडी के ऊपर, हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम को, हमारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स को, हमारे एंजाइमेटिक सिस्टम को, अगर आपका ड्रग चेंज करता है, अल्टर करता है, तो आप कहेंगे फार्माकोलॉजी का एक ब्रांच है फार्माकोडायनेमिक्स, तो आप कहेंगे कि ये फार्माकोडायनेमिक्स है, यानी इस ड्रग ने आपके डायनेमिक्स के अंदर अल्टरेशन किया है, आपके फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अंदर अल्टरेशन किया, आपके एंजाइमेटिक सिस्टम के अंदर अल्टरेशन किया है। दूसरा है फार्माकोकाइनेटिक्स, एक दूसरा ब्रांच फार्माकोलॉजी का, जिसके अंदर आप ये बताएंगे कि आपकी बॉडी ने क्या इफेक्ट लाया उस ड्रग के अंदर, यानी आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ किस तरीके से बिहेव किया, उसको कितने स्पीड से एब्जॉर्ब किया, उसको कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जब उस ड्रग का काम होता है, हम लोग फर्दर लेक्चर्स में इस चीज को समझेंगे कि क्या मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्या मतलब होता है एब्जॉर्प्शन का, क्या मतलब होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का, ये चीजें आएंगी। तो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर बेसिकली आपको जो चीजें बताई जाएंगी वो होंगी कि आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ क्या किया, क्या आपकी बॉडी ने उस ड्रग के साथ ड्रग को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कराया, यानी एब्जॉर्प्शन, चाहे आप ओरल रूट से ड्रग को दे रहे हैं, वो आपके जीआई सिस्टम में जाता है, वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं, वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे आप सबक्यूटेनियस लगाते हैं, वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, चाहे आप टॉपिकल अप्लाई करते हैं, वहां से ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो ड्रग अल्टीमेटली एब्जॉर्ब होकर के आपके सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी ब्लड में जाएगा। तो हमारे बॉडी ने क्या कराया, ड्रग को एब्जॉर्ब कराया फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये जर्नी होती है, जहां आपने ड्रग को छोड़ा, वहां से ड्रग आपका ब्लड में आ गया, दिस इज एब्जॉर्प्शन। देन दूसरा पैरामीटर आप फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने के बाद उस ब्लड के साथ पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है, और मूवमेंट का अपना एक सिग्निफिकेंस है, ये जरूरी होता है ताकि वो टारगेट रिसेप्टर पे, टारगेट टिश्यू पे, टारगेट ऑर्गन पे पहुंच पाए, जहां वो पहुंचकर उसको उसका रिसेप्टर मिलेगा या एंजाइम मिलेगा या उसका ट्रांसपोर्टर मिलेगा या आयन चैनल मिलेगा, और उस ड्रग की उसके साथ बाइंडिंग होगी और वो अपना एक इफेक्ट शो करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है इफेक्ट को शो कराने के लिए। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन में कई दफे ऐसा होता है कि
ड्रग कुछ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे जाकर के स्टोर हो जाता है। ये रिवर्सिबल होता है, ऐसा नहीं है कि जाकर के स्टोर हो गया तो परमानेंट स्टोर हो गया। कहीं पर कुछ मिनट्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट होकर के जाएगा और स्टोर होगा, कहीं पर कुछ घंटों के लिए स्टोर होगा, तो कहीं पर कुछ डेज के लिए स्टोर होगा। जैसे फैट्स के केस में हम देखते हैं ड्रग्स कई दिनों के लिए, कई महीनों के लिए, कई वीक्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट होकर के वहां पर डिपॉजिट हो जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीजें हम देखते हैं कि ड्रग मूव कर रहा है और अपने टारगेट ऑर्गन की तरफ पहुंच रहा है। देन उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म होगा, राइट। जब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और ड्रग को उसके टारगेट ऑर्गन के पास पहुंचा दिया गया तो जाहिर सी बात है वो ड्रग अपना काम कर लेगा। अब जब ड्रग अपना काम कर लेगा तो वी ह्यूमन आर वेरी सेल्फिश, हमारा काम निकल गया, अब हम उसको नहीं पहचानेंगे। अब हम ये चाहेंगे कि भाई ये हमारी जो बॉडी है उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको निकाल दे। तो इतना इजी नहीं होता है। एक ड्रग जो आपकी बॉडी में जा चुका है और आप चाहेंगे कि उसको आप एक्सक्रीट आउट कर दे, निकाल दे, वो इतना इजी नहीं होता है। उसको करने के लिए आपको उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कराना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही कॉमन टर्म है जो आप बायोलॉजिकल साइंस में पढ़ते आ रहे हैं, आपने 12th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि ड्रग को आपने जिस फॉर्म में लिया था आप उसके फॉर्म में चेंज लाएंगे। वो चेंज इसीलिए लाएंगे क्योंकि अब ड्रग को एक्सक्रीट आउट कराना है, बॉडी से बाहर भेजना है। हमारे सिस्टम के अंदर जो मेजर रूट होता है एक्सक्रीशन का वो होता है यूरिन। यूरिन के थ्रू से मैक्सिमम ड्रग आपके मोर देन 95% ड्रग्स आपके यूरिन के थ्रू से एक्सक्रीट आउट होते हैं। यूरिन बीइंग अ वाटरी सॉल्यूशन, वाटर है वो, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, पोलर नेचर का होता है। एक ड्रग चाहे वो किसी भी नेचर का रहा हो, चाहे वो किसी भी साइज का रहा हो, अगर उसको यूरिन से एक्सक्रीट आउट होना है तो आपको उस ड्रग को यूरिन के नेचर का बनाना पड़ेगा, यानी उस ड्रग को आपको पोलर बनाना पड़ेगा। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका एक दूसरा टर्मिनोलॉजी भी है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बायोलॉजिकल सिस्टम। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कि आप ड्रग को पोलर नेचर का बना देते हैं। ड्रग आपका वाटर सॉल्युबल हो गया और बहुत इजीली यूरिन से पास आउट हो जाता है। हाँ, दूसरे रूट्स हैं जैसे फीकल रूट है या एल्व्यूलर रूट है या स्वेट है, सलाइवा है। तो इन रूट से भी बहुत माइनर फ्रैक्शंस होते हैं ड्रग के जो बाहर निकलते हैं। अगेन वो डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है और उसके साथ क्या हुआ है फार्माकोकाइनेटिकली। तो वहां से वो अपना रूट डिसाइड करता है। एंड द फाइनल स्टेप अंडर फार्माकोकाइनेटिक्स इज एक्सक्रीशन। और इस एक्सक्रीशन के अंदर हमने अभी डिस्कस किया है कि वी नीड टू एक्सपेल आउट, वी नीड टू एक्सक्रीट आउट द ड्रग, वट एवर द ड्रग यू हैव टेकन इनसाइड योर बॉडी फ्रॉम एनी रूट, चाहे आपने ओरली लिया हो या आपने पेरेंट्रली लिया हो, आपको वो बॉडी के बाहर निकालना होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर पैरामीटर्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर जो चीजें हम डिस्कस करते हैं वो डिस्कस करते हैं कि उस ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा होगा, काम कैसे करेगा, यानी वो कहां पर बाइंड करेगा, क्या वो किसी रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो किस रिसेप्टर से बाइंड करेगा, फिर उस रिसेप्टर का आपको मैकेनिज्म समझना है, तो काम कैसे करेगा, दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स। देन उसके क्या क्लिनिकल यूजेस हम ले सकते हैं, ठीक है। एक तो चीज होती है यूजेस, दूसरी चीज होती है कि उसका इंडिकेशन क्या है। वन थिंग इज यूज एंड अनदर थिंग इज इंडिकेशन। सी, एक ड्रग का कई सारा यूज हो सकता है। तो फार्माकोलॉजी की जो साइंटिफिक स्टडी शुरू हुई वो 19th सेंचुरी में स्टडी हुई। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं उन साइंटिस्ट्स के जिन्होंने अलग अलग तरीके से काम किया और अपने अपने ऑब्जर्वेशंस बताए, जिसमें जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम कोट करने जा रहे हैं फ्रेडरिक सैटर्नर का। फ्रेडरिक सैटर्नर एक अजीब ही दिमाग का इंसान था। वो एक फार्माकोलॉजिस्ट रहे और उन्होंने कई तरह के साइंटिफिक रिसर्चेस किए ड्रग्स के ऊपर और उन्होंने प्रूव किया कि
एक ड्रग जब बॉडी में जाता है तो इस तरीके से काम करता है और इस तरीके का इफेक्ट आता है। इसमें एक दफे क्या हुआ था कि उन्होंने ओपियम जो कि एक एल्केलॉइड है वो आइसोलेट किया। तो सबसे पहले जो एल्केलॉइड आइसोलेट किया गया इन द फॉर्म ऑफ ओपियम, इट वाज डन बाय फ्रेडरिक सर्टनर। अब उनके हाथ में एल्केलॉइड था, लेकिन उसका क्या इफेक्ट आएगा ये उनको पता नहीं था। उन्होंने कई लोगों से बोला कि मुझे इसके बारे में पता करना है कि ये क्या है और इसका क्या इफेक्ट आएगा हमारी बॉडी के अंदर, तो कैन यू ट्राई इट। एवरीबडी डिनाइड, भाई हम नहीं करते, पता नहीं ये क्या है, हो सकता है ये पॉइजन, हो सकता है हम मर जाएं। सो व्हाट फ्रेडरिक सर्टनर डिड, वो और उसके 3 दोस्तों ने उस एल्केलॉइड को खुद से कंज्यूम कर लिया, सेल्फ कंजम्पशन किया उन्होंने। और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, एल्केलॉइड का 100 मिलीग्राम, वो जो ओपियम था जो उन्होंने आइसोलेट किया था उसका 100 मिलीग्राम उन्होंने कंज्यूम कर लिया। और हम आज की तारीख में जानते हैं कि ऑपियोइड ड्रग्स के अंदर काफी सारी प्रॉपर्टी होती हैं, दे आर सेडेटिव इन नेचर ऑल्सो, एंड काफी सारे फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी की वजह से उन लोगों के बॉडी के अंदर बहुत सारे इफेक्ट आए और वो कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे, सोए हुए रहे। नाउ चूंकि जो एल्केलॉइड ओपियम था उसके अंदर इन्होंने ये प्रॉपर्टी एक पाया कि भाई इससे तो नींद आती है, और हम हफ्तों सोए रहे, 7 दिन 8 दिन तक हम सोए रहे। सो इस वजह से उन्होंने उस ओपियोइड का, उस एल्केलॉइड का नाम दिया मॉर्फिन। वाई मॉर्फिन? क्योंकि एक ग्रीक गॉड है मॉर्फियस, जिनको बोला जाता है गॉड ऑफ स्लीप। तो उस मॉर्फियस गॉड के नाम पर उस ओपियम एल्केलॉइड का नाम पड़ गया मॉर्फिन। सो दिस वाज द फर्स्ट इंसिडेंस हाउ alkaloid was isolated and pharmacological activity was deduced. Another very significant pharmacologist was Francois Magendie. Francois Magendie ने नक्स वोमिका के ऊपर काम किया। Now, सारे लोग इन्होंने साइंटिफिकली इस चीज को किया था, तो नक्स वोमिका के ऊपर काम किया। नक्स वोमिका के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटोकंस्टिट्यूएंट पाया जाता है, एक्टिव फाइटोकंस्टिट्यूएंट, जो कि स्ट्रिक्नीन होता है। तो स्ट्रिक्नीन का उन लोगों ने इफेक्ट देखा डॉग के ऊपर। फ्रैंकोइस मैजेंडाई ने डॉग के ऊपर स्ट्रिक्नीन का इफेक्ट देखा और यह बताया कि डॉग के अंदर कन्वर्जेंट एक्शन आ रहा है, और ये जो कन्वर्जेंट एक्शन आ रहा है ये स्ट्रिक्नीन का डॉग के स्पाइनल कॉर्ड पर इफेक्ट की वजह से आ रहा है। तो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक पाथवे उन्होंने बताया जो कि एक साइंटिफिक तरीका था। देन 1842 में क्लाउड बर्नार्ड वाज अनदर साइंटिस्ट, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो जंगली शिकारी लोग होते थे जो अपने तीर में पॉइजन लगाते थे और उस पॉइजन से शिकार करते थे। जब वो शिकार करते हैं तो वो जो जानवर होता है या इंसान होता है जिसके भी बॉडी में वो एरो वो जाएगा, वो पॉइजन जाएगा, तो थोड़ी दूर जाने के बाद वो शिकार गिर जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन सीज हो जाएगा। जब तक स्केलेटल मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन का अल्टरनेट पाथवे नहीं चलेगा तब तक मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वो जो एरो पॉइजन था जिसके अंदर क्यूरेरे था, बाद में इसी के ऊपर जो ड्रग डेवलप हुआ है वो डेवलप हुआ है डी ट्यूबोक्यूरेरिन। तो डी ट्यूबोक्यूरेरिन ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है, फाइन। तो ये हमारे मसल्स को इतना ज्यादा रिलैक्स कर देता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो ही नहीं पाता और इसकी वजह से मूवमेंट खत्म हो जाता है, शिकार गिर जाता है। तो क्लाउड बर्नार्ड ने ये बताया कि वो जो क्यूरेरे है, जो पॉइजन जिसको बोला जा रहा था, वो एक्चुअली में हमारे स्केलेटल मसल के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक कर रहा है। वहां पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स को ये जाकर के ब्लॉक कर देता है, तो एसिटाइल कोलिन आकर के बाइंड नहीं कर पाता है, यानी कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा, क्योंकि एसिटाइल कोलिन का काम कॉन्ट्रैक्शन कराना है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो नहीं पाएगा। अल्टीमेटली मसल्स में रिलैक्सेशन आएगा और इतना रिलैक्सेशन कि वो शिकार 4 कदम के बाद गिर जाता है। तो ये क्लॉड बर्नार्ड ने दिखाया। तो ये एक सीरीज चल रही है
जहां पर इन लोगों ने फार्माकोलॉजी को एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन इवॉल्व होने में मदद की। देन अपने सेंचुरी के सबसे फेमस फार्माकोलॉजिस्ट रुडोल्फ बकिम ये एक्चुअली में फार्मर के बेटे थे। इन्होंने अपने ज़माने में इन्होंने अपने लिए एक लैब सेटअप किया था अपने गैराज के अंदर ही, मतलब जो जहाँ पर इन्होंने ज्वाइन किया था यूनिवर्सिटी ऑफ डॉर्पेट में, जो कि नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है। तो वहाँ पर इनको रिसर्च करने के लिए फैसिलिटी नहीं मिली, तो इन्होंने अपने गैराज को ही अपने रिसर्च लैब में कन्वर्ट कर लिया और सारे फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ उन्होंने वहाँ पर किए। फाइन। इनके एक शागिर्द थे, इनके डिसाइपल थे ऑसवाल्ड शेम्बर्ग, जिनको अल्टीमेटली फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी कहा जाता है। सो ऑसवाल्ड शेम्बर्ग वाज द वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंड मोटिवेटेड डिसाइपल ऑफ रुडोल्फ बकिम। सो ऑसवाल्ड शेम्बर्ग, फाउंडर ऑफ मॉडर्न फार्माकोलॉजी, क्या किया था इन्होंने जिसकी वजह से उनको ये क्रेडिट जाता है? इन्होंने काफी सारे फंडामेंटल कंसेप्ट्स को फार्माकोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी के अंदर आप चेंज देख सकते हैं अगर ड्रग के अंदर थोड़ा बहुत आपने स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया तो, यानी स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने पहली बार बात की। जैसे फॉर एग्जांपल हम क्विनिन और क्विनिडीन के बारे में जानते हैं, दोनों ही एक ही सोर्स से मिलते हैं। क्विनिन एंटी मलेरियल ड्रग है, जबकि क्विनिडीन एंटी अरिथमिक ड्रग है, हार्ट प्रॉब्लम के लिए है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में बहुत माइनर सा चेंज है, लेकिन फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी में अच्छी खासी चेंज देखी जाती है। तो स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने बताया। ऑसवाल्ड शेम्बर्ग ने रिसेप्टर्स के बारे में काफी डिटेल में बताया कि क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरीके से रिसेप्टर्स आइडेंटिफाई किए जाते हैं, ड्रग किस तरह से रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। देन उन्होंने टॉक्सिसिटी की बात की। इनके कई सारे काम हैं ऑसवाल्ड शेम्बर्ग के, जिसमें जो इंपॉर्टेंट काम है उनका वो क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाइड्रेट के ऊपर है। क्लोरोफॉर्म और क्लोरल हाइड्रेट इन्होंने बताया कि भाई इनके अंदर सीएनएस को डिप्रेस करने की प्रॉपर्टी होती है, और ये जैसे क्लोरल हाइड्रेट है ये एक सीडेटिव हिप्नोटिक ड्रग के तौर पर भी यूज होता है। फाइनली शेम्बर्ग ने बताया, ऑसवाल्ड शेम्बर्ग ने, कि हमारा जो हार्ट है उस हार्ट के अंदर वेगस इफेक्ट आता है। सेम वेगस इफेक्ट एसिटाइल कोलिन के थ्रू से भी आता है। तो इन्होंने एक कोरिलेशन दिखाया कि वेगस इफेक्ट एक्चुअली में कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन की वजह से आ रहा है। जब आपका एसिटाइल कोलिन काम करता है तो वो आपके हार्ट में सप्लाई होने वाले नर्व नंबर 10, जिसको वेगस नर्व कहा जाता है, उसको स्टिमुलेट करता है। जब वो नर्व नंबर 10 यानी वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो वो हमारे हार्ट रेट को स्लो करना शुरू कर देता है, क्योंकि वेगस नर्व इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू एसए नोड। तो जब वेगस और वेगस नर्व का जो इफेक्ट है वो इनहिबिटरी इफेक्ट है। आप उसको जितना स्टिमुलेट करेंगे वो एसए नोड को उतना ही डिप्रेस करेगा, यानी एसिटाइल कोलिन इनडायरेक्टली slows down the heart due to the reason that acetylcholine stimulates vagus nerve। तो ये जो कनेक्शन है एसिटाइल कोलिन का, वेगस नर्व का और हार्ट का, ये कनेक्शन ऑसवाल्ड शेम्बर्ग ने 1869 में बताया था। काफी कंट्रीब्यूशन इनके रहे हैं फार्माकोलॉजी में, इसी वजह से इनको फाउंडर बोला जाता है मॉडर्न फार्माकोलॉजी का। इन्होंने आउटलाइन ऑफ फार्माकोलॉजी नाम से उस वक्त एक जर्नल पब्लिश करवाया और अपने सारे काम उन्होंने पब्लिश कराए। फाइनली जाते जाते ही सही, लेकिन लास्ट टाइम में इन्होंने यूरिथेन ड्रग दुनिया को दिया, जो एज अ हिप्नोटिक यूज होता आ रहा था काफी जमाने तक। तो काफी इनके सिग्निफिकेंट रोल रहे हैं। देन अबेल एक साइंटिस्ट रहे जो उनके बाद आए, और अबेल ने एड्रिनल ग्लैंड के एक्सट्रैक्ट पे काम किया और उन्होंने एपिनेफ्रिन यहां से निकाल करके दुनिया के सामने रखा। इन्होंने हिस्टामिन को आइसोलेट किया पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट से। इन्होंने प्योर क्रिस्टलाइन इंसुलिन तैयार किया। इनके एक स्टूडेंट थे रेड हंट। अब देखें,
एबेल का जो काम था वो एड्रिनल ग्लैंड एक्सट्रैक्ट पर था, वहीं उनका जो स्टूडेंट था रेड हंट, उसने भी एड्रिनल ग्लैंड एक्सट्रैक्ट पर काम किया। एबेल ने एपिनेफ्रिन आइसोलेट किया था, लेकिन रेड हंट ने बताया कि एड्रिनल ग्लैंड के अंदर एसिटाइल कोलिन भी पाया जाएगा, एसिटाइल कोलिन का इफेक्ट भी आएगा। ना ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी चीज था। आई मीन एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनलिन, ये एड्रिनर्जिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जबकि एसिटाइल कोलिन एक बिल्कुल ऑपोजिटली एक्टिंग कोलिनर्जिक सिस्टम का पार्ट है। दोनों सिस्टम अलग अलग हैं। तो फिर ये एसिटाइल कोलिन एड्रिनल ग्लैंड में कहां से आ गया? बाद में ये पता चला कि एड्रिनलिन की वजह से जो स्वेटिंग होती है, वो स्वेटिंग इसीलिए होती है क्योंकि एड्रिनलिन सिस्टम के अंदर कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशंस हैं। तो इन जनरल हम ये कहते हैं कि जब भी आपका कोलिनर्जिक सिस्टम स्टिमुलेट होगा, आपके बॉडी के सिक्रेशंस स्टिमुलेट होंगे, चाहे वो स्वेटिंग ही क्यों ना हो। जबकि स्वेटिंग का जो स्टिमुलेशन होता है वो एड्रिनर्जिक सिस्टम के स्टिमुलेशन की वजह से होता है। आप खेलेंगे, आप डरेंगे, आपको बहुत गर्मी लगेगी, ये सारी चीजें स्ट्रेसफुल चीजें हैं, और स्ट्रेसफुल कंडीशन में ही आपका एड्रिनर्जिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। लेकिन चूंकि एसिटाइल कोलिन का रिसेप्टर है उस सिस्टम के अंदर, तो सिक्रेशन तो होना ही होना है। तो स्वेटिंग एज अ सिक्रेशन एसिटाइल कोलिन की वजह से हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट स्वेटिंग इज अ फेनोमेना काउज्ड बाय एड्रिनर्जिक स्टिमुलेशन। एंड इन एट लास्ट, क्योंकि अभी तक जो भी हमने देखा था, सारे लोगों ने जो फार्माकोलॉजी के साइंटिफिक स्टडीज किए वो एनिमल्स के ऊपर किए, लेकिन 1942 में पहली बार ऐसा हुआ जब डिजॉक्सिन का इफेक्ट देखा गया ह्यूमन के ऊपर। हिस्ट्री में डिजॉक्सिन को, या आप कह लें डिजिटैलिस को, ये हार्ट की बीमारियों के लिए काफ़ी पुराने ज़माने से यूज़ किया जा रहा था। लेकिन जब ये देखा गया कि भाई चलो इसका हम थोड़ा बायो ऐसे करते हैं, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव इवोल्यूशन करते हैं, और उन्होंने एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स को चूज़ किया, कैट या फिर डॉग या फिर मंकी या और कोई दूसरे एनिमल, तो सक्सेसफुल रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे डिजिटलिस के डिजॉक्सिन को लेकर के। इस वजह से पहली बार 1942 के अंदर डिजिटलिस का जो बायो ऐसे हुआ, वो बायो ऐसे ह्यूमन के ऊपर किया गया। और क्या किया गया वहां पर? उन्होंने ईसीजी किए, और ईसीजी के इफेक्ट्स में, ईसीजी के प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है डिजॉक्सिन की वजह से, दिस वाज स्टडीड इन 1942 इन ह्यूमन। सो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे वो ग्लोबली डिस्कस कर रहे थे कि भाई दुनिया में कौन से लोग थे। अब अगर हम इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास वन एंड ओनली वन डॉक्टर सर रामनाथ चोपड़ा, जो कि इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर जाने जाते हैं। तो सर रामनाथ चोपड़ा ये फार्माकोलॉजी के पहले प्रोफेसर थे, और इन्होंने एज अ प्रोफेसर कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ज्वाइन किया था 1921 में, और इन्होंने फार्माकोलॉजी के लिए बहुत काम किया। इनका जो बैकग्राउंड था वो भले ही बैकग्राउंड हर्बल ड्रग्स से लेकर था, लेकिन इन्होंने साइंटिफिक स्टडी करके, एनिमल्स के ऊपर स्टडी करके काफ़ी कुछ बताया, और जितने भी इनके काम थे, इनके इंडिजिनस ड्रग्स ऑफ इंडिया इस बुक के अंदर मेंशन है। इस बुक को इन्होंने लिखा, और इसके अंदर हम देख सकते हैं कि कई सारे इन्होंने काम किए हैं, काफ़ी सिग्निफिकेंट काम है इनका। तो इस वजह से सर रामनाथ चोपड़ा को फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी बोला जाता है। नाउ द लास्ट स्लाइड विच सेज अबाउट कि स्कोप क्या है फार्माकोलॉजी। ठीक है, हम फार्माकोलॉजी पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें कि हम एज अ फार्माकोलॉजिस्ट अगर हम कैरियर बनाना चाहते हैं तो हमारे पास क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, यानी हमारे पास किस तरह के हम काम करें, क्योंकि फार्माकोलॉजी में तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। हम किसी एक में एक्सपर्ट हो सकते हैं, तो हम काम कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर जो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी, दो मेजर ब्रांच, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स।
ना टॉक्सिकोलॉजी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी का ही, जिसके अंदर आप एक ड्रग का टॉक्सिक इफेक्ट तक स्टडी करते हैं। क्या मतलब हुआ इस टॉक्सिक इफेक्ट का? मतलब ये हुआ कि आप एक एनिमल के अंदर उस ड्रग का इतना ज्यादा डोजिंग करते हैं जहां पर कि एनिमल्स मरने शुरू हो जाते हैं। जब आप ह्यूमन के लिए ड्रग यूज करेंगे तो ह्यूमन के केस में आप ये नहीं कह सकते कि हमें इसका पता नहीं है कि इसका टॉक्सिक डोज कितना होता है। आप ह्यूमंस को मार नहीं सकते, एथिकल इश्यूज हैं। हाँ, आप एनिमल्स को मार सकते हैं, आपको परमिशन है, आप यू कैन सेक्रीफाइस द एनिमल्स। तो टॉक्सिकोलॉजी के अंदर आप क्या स्टडी करेंगे कि एक ड्रग का मैक्सिमम कितना डोज टॉलरेबल हो सकता है, टॉक्सिक डोज कितने माइक्रोग्राम पे, कितने मिलीग्राम पे शुरू हो सकता है। सो बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन एनिमल्स बिफोर क्लिनिकल ट्रायल। फार्माकोथेरापेटिक्स, हमारे पास जो भी डेटा आएगा, प्री क्लिनिकल का जो भी डेटा आएगा, सेफ्टी का, एफिकेसी का, पोटेंसी का, उन सारा डेटा को यूज करके अगर हम ह्यूमन के लिए कोई थेरेप्यूटिक बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं तो उस तरह की स्टडीज को हम फार्माकोथेरेपेटिक्स के अंदर कवर करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी का जो एंड पॉइंट होता है वो होता है कि आपका जो एनिमल है वो मर जाता है। फार्माकोथेरेपेटिक्स का जो एंड होता है, जो एंड पॉइंट होता है, उसमें पेशेंट का बेनिफिट, एंड पॉइंट इज बेनिफिट ऑफ पेशेंट। पेशेंट क्योर हो गया, उसको फायदा हो गया, और यहां पर एंड पॉइंट है कि जो एनिमल है वो मर गया। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। ये थेरेपेटिक पर्पस के लिए है, थेरेपी होती है, बेनिफिट होती है। नाउ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी होने के बाद जो भी डेटा आया उन डेटा को यूज किया जाता है क्लिनिकल ट्रायल के लिए, यानी ह्यूमंस के ऊपर पहली बार उस ड्रग को यूज किया जाएगा। तो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की जो स्टडी होती है, इसमें क्लिनिकल प्रोटोकॉल्स तैयार किए जाते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं अलग अलग फेजेस में, फेज 1 से लेकर के फेज 4, फिर मार्केटिंग होती है, फिर उसके एफिकेसी, इफेक्ट, साइड इफेक्ट, ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाती है। सो क्लिनिकल फार्माकोलॉजी इज स्टडी ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बट इट इज अंडर ट्रायल वर्जन। जबकि थेरापेटिक्स में आप यूज करते हैं ड्रग्स को। बायोफार्मास्यूटिक्स, इसके अंदर आप फॉर्मुलेशंस की स्टडी करते हैं। आपने कैप्सूल बना लिया, टैबलेट बना लिया, नैनो पार्टिकल लोडेड फॉर्मुलेशन तैयार कर लिया, या लाइपोसोम्स बना लिए, तो जो भी ड्रग्स आपने बनाए, जो भी फॉर्मुलेशंस आपने बनाए, उन फॉर्मुलेशंस का एब्जॉर्प्शन कैसा हो रहा है, उसकी बायो अवेलेबिलिटी कैसी हो रही है, उसका एक्सक्रीशन कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें आप बायोफार्मास्यूटिक्स के अंदर कवर करते हैं। देन फार्माकोजेनेटिक्स एंड फार्माकोजिनोमिक्स, ये दो टर्म हैं जो थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि जो पेशेंट है, अब हम सारे ही पेशेंट हो सकते हैं और हम सारे लोगों को एक ड्रग दिया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सारे लोगों के ऊपर ड्रग का जो इफेक्ट है या साइड इफेक्ट है वो सिमिलर तरीके से आए ही, ऐसा नहीं होता है। इसका जो रीजन होता है वो होता है फार्माकोजेनेटिक्स। ना फार्माकोजेनेटिक्स बेसिकली जो इसका कंसेप्चुअल वन लाइन थीम है वो है सिंगल जीन इनहेरिटेंस। ना ये जो सिंगल जीन इनहेरिटेंस हुआ, मान लेते हैं कि एक ड्रग है जिसको हमने लोगों को दिया। यहां पर जो बेस्ट सुटेबल एग्जांपल होता है वो होता है आइसोनियाजिड का। आइसोनियाजिड ट्यूबरक्लोसिस के लिए दिया जाता है। फाइन, हमने दो टाइप के इफेक्ट्स ऑब्जर्व किए। इफेक्ट ये था, जब हमने आइसोनियाजिड की थेरेपी शुरू की, हमें पता नहीं था कि आइसोनियाजिड के थेरेपी के टाइम पे हमें डोज एडजस्टमेंट करना होगा, हमें पता नहीं था ये, हमने नहीं किया डोज एडजस्टमेंट। रिजल्ट क्या आया? एक को पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा था, जबकि दूसरे को हिपेटोटॉक्सिसिटी हो रही थी। तो जब स्टडी हुई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिनको हिपेटोटॉक्सिसिटी हो रही थी उनको पेरिफेरल न्यूराइटिस नहीं हो रहा था, और जिनको पेरिफेरल न्यूराइटिस हो रहा था उनको हिपेटोटॉक्सिसिटी नहीं हो रही थी। ये ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि आइसोनियाजिड जब बॉडी में जाता है वो अपना काम करता है, और जब उसका मेटाबॉलिज्म शुरू होता है
तो मेटाबॉलिज्म के टाइम पर जो एंजाइम आइसोनियाजिड को मेटाबोलाइज करता है, द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबोलाइजिंग दिस आइसोनियाजिड एक्ट्स डिफरेंटली इन टू डिफरेंट सेट्स ऑफ पीपल। नाउ जो लोग बहुत स्लो मेटाबोलाइज कर रहे थे आइसोनियाजिड को, यानी उनकी बॉडी में जो एंजाइम था वो आइसोनियाजिड को बहुत धीरे धीरे मेटाबोलाइज कर रहा था, तो these people were slow metabolizers of isoniazid आइसोनियाजिड को INH भी कहते हैं। चूंकि आइसोनियाजिड बहुत धीरे धीरे मेटाबोलाइज हो रहा था, पहला डोज मेटाबोलाइज हुआ नहीं, आपने दूसरी डोजिंग कर दी, दूसरा डोज मेटाबोलाइज हुआ नहीं, आपने तीसरी डोजिंग कर दी, तो आइसोनियाजिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया बॉडी के अंदर। और जब आइसोनियाजिड बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो वो ब्रेन में असर करना शुरू करता है और आपका जो न्यूरॉन्स है उनमें फर्क पड़ना शुरू हो जाता है, पेरिफेरल न्यूराइटिस हो जाता है। जबकि जो लोग बहुत फास्ट मेटाबोलाइज कर रहे थे आइसोनियाजिड को, यानी ये फास्ट मेटाबोलाइजर्स थे, तो जो फास्ट मेटाबोलाइज कर रहे थे उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी आइसोनियाजिड के टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बन रहे थे और वो टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हिपेटोटॉक्सिसिटी काउज कर रहे थे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। सो फार्माकोजेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ सिंगल जीन इनहेरिटेंस इन विच यू सी डिफरेंट इफेक्ट ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कभी स्लो काम कर रहे हैं तो कभी फास्ट काम कर रहे हैं, तो ये फार्माकोजेनेटिक्स है। जबकि जो फार्माकोजिनोमिक्स है, फार्माकोजिनोमिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं सिंगल जीनोम की। जीनोम इज सेट ऑफ जेनेटिक्स, सेट ऑफ जीन्स। अब इसमें ये जो जीनोम की स्टडी होती है, इस जीनोम की स्टडी से हमें फायदा ये होता है, हम ये बता पाते हैं कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, जो जीन्स के अरेंजमेंट है, उसमें कहां पर म्यूटेशन है, कहां पर म्यूटेशन नहीं है। इसका एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है, एक पेशेंट है, उसके सेट ऑफ जीन्स के अंदर ये पाया गया कि टायरोसिन काइनेज जो कि म्यूटेटेड था, म्यूटेशन हो गया है उसका टायरोसिन काइनेज। तो वो पेशेंट जिसका टायरोसिन काइनेज के अंदर म्यूटेशन आया है, उस पेशेंट को जेफिटिनिब से फायदा हुआ। जेफिटिनिब लंग कैंसर का एक ड्रग है, यूज्ड फॉर लंग कैंसर। जबकि जो दूसरे लोग थे, दूसरे कैंसर के पेशेंट्स थे जिनका टायरोसिन काइनेज नॉर्मल था, म्यूटेशन नहीं आया था, तो उनको फायदा नहीं हुआ था। यानी नॉर्मल टायरोसिन काइनेज के अंदर जब जेफिटिनिब दिया गया तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं दिखा। यानी एक ही ड्रग लंग कैंसर के पेशेंट्स को दिया जाता है, कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं होता है। फायदा होता है उनको जिनका टायरोसिन काइनेज के अंदर म्यूटेशन आया है, और उनको बेनिफिट नहीं होता है जिनका टायरोसिन काइनेज के अंदर म्यूटेशन नहीं है। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि वी कैन prepare tailor-made drugs, like so Gefitinib will be prepared for only those patients, or Gefitinib will be prescribed to only those patients whose genomic study tells that they have mutated tyrosine kinase। उनको नहीं दिया जाएगा जिनके अंदर टायरोसिन काइनेज का म्यूटेशन नहीं हुआ है या जिनका नॉर्मल है, क्योंकि उनको देने का कोई फायदा नहीं है। कैंसर जैसी बीमारी हम लेट नहीं कर सकते, ज़्यादा बहुत कॉस्टली थेरेपी होती है, हम ज़्यादा पैसा भी वेस्ट नहीं कर सकते, तो हम टेलर मेड बनाते हैं। नाउ वी नो कि जेफिटिनिब फायदा सिर्फ इसी पर करेगा, तो जब इसी पर करेगा तो हम इसी को देंगे और इसी की जान बचाएंगे और इसका हम पैसा बचाएंगे। हम इसको दे करके टाइम और पैसा दोनों क्यों वेस्ट करें। सो टेलर मेड ड्रग थेरेपी इज पॉसिबल आफ्टर द स्टडी ऑफ फार्माकोजेनेमिक्स। Then pharmacoepidemiology is the study of drugs on large scale population। जब आप क्लिनिकल ट्रायल करते हैं तो आप few thousand population पर स्टडी करते हैं, वहां पर आपको सारी चीजें पता नहीं चल पाती हैं।
लेकिन जब आप फार्मेको एपिडेमियोलॉजी करते हैं तो वहां पर आप मिलियंस ऑफ पेशेंट्स पर यूज करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल में आप हेल्दी वॉलंटियर्स भी लेते हैं, लेकिन जब आप फार्मेको एपिडेमियोलॉजी की स्टडी करते हैं तो आप हेल्दी वॉलंटियर्स नहीं लेते हैं। आपको जो सब्जेक्ट चाहिए, जो लोग चाहिए, जो पेशेंट चाहिए, आप उन्हीं के ऊपर स्टडी करते हैं। और फार्मेको एपिडेमियोलॉजी में आप कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशियो देखते हैं। तो कॉस्ट इज टू बेनिफिट रेशियो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जो फार्मेको एपिडेमियोलॉजी में देखते हैं। कॉस्ट इज टू बेनिफिट, यानी अगर बेनिफिट ज्यादा नहीं है, कॉस्ट ज्यादा है, तो हम उस ड्रग को चूज नहीं करेंगे। सिंपल है ना। फार्माकोविजिलेंस, ऑब्वियसली फार्माकोविजिलेंस में आप जब क्लिनिकल फार्माकोलॉजी करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, तो वहां पर आप कई दफे कुछ साइड इफेक्ट्स को, कुछ एडवर्स इफेक्ट्स को नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन फार्माकोविजिलेंस की स्टडी तब होती है जब आपका ड्रग मार्केट में आ चुका है, मैन्युफैक्चरर, फार्मास्यूटिकल कंपनी ड्रग को लॉन्च कर चुकी है और पेशेंट्स यूज कर रहे हैं। जब मिलियंस ऑफ मिलियंस पेशेंट्स यूज करते हैं तो तमाम तरह की कई नई चीजें सामने आती हैं, और वो चीजें डॉक्टर के नजर में आती हैं, वो चीजें ऑन रिकॉर्ड रखा जाता है और WHO को भेजा जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके ड्रग की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ये मॉडिफिकेशन करना है या विड्रॉ करना है। क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी सारे केसेस आए हैं जो कि ये बताते हैं कि भाई क्लिनिकल ट्रायल में तो पता नहीं चला था, लेकिन फार्माकोविजिलेंस की जब स्टडी होती है तब पता चलता है। तो फार्माकोविजिलेंस इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स या लॉन्ग टर्म एडवर्स इफेक्ट्स जो कि क्लिनिकल ट्रायल में पता नहीं चलता है, वो फार्माकोविजिलेंस में पता चलता है।